हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर बीएड का जो कंप्लीट कोर्स है क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप कंप्लीटली समझ भी जाए और आपका क्विकली रिवीजन भी हो जाए। इससे पहले मैंने आपको सारे पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, सारे लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया आपको टीचिंग लर्निंग इन शिक्षण एवं अधिगम पूरी तरीके से। आप अगर एक बार देखेंगे तो मैं 110% श्योर कहता हूं कि उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है किसी किताबों में। आप पूरी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं और कंपटीशन में भी आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा BCC1 यानी पेपर नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जिसे बोलते हैं। BCC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। आपको पता है कि ये बीएड का पहला पेपर है और पहला पेपर होने का भी कोई मतलब होता है, क्योंकि अगर आप बीएड का पूरा कोर्स, बीएड छोड़ो, अगर आप ट्रेनिंग का पूरा कोर्स की बात करो ना, पूरे ट्रेनिंग में जो डिपेंड करता है वो कौन किस पर डिपेंड करता है? इसी पर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे ही करता है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, बीएड कोर्स होते हैं, वो पूरा का पूरा जो है उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है? चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना, चाइल्ड साइकोलॉजी को किस तरीके से क्या कहते हैं कि बिहेवियर में अप्लाई किया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या क्या रोल प्ले होते हैं, इन चीजों को समझना, और यही चीज इस पेपर में डिस्कस किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं 110% जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या कहते हैं कि चाहे वो कंपटीशन हो आपका, चाहे वो आपका एग्जाम हो, हर लेवल पर इससे 110% क्यों पूछे जाते हैं क्वेश्चन? इसलिए पूछे जाते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो ये कोर्स होता है ये डिपेंड होता है इसी पर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पर, है ना। यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पर डिपेंड होता है। आपके पूरे इस कोर्स का जो सेंटर पॉइंट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, और इसको समझाने से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको। जो मैंने यहां पर आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड किया है, लेक्चर फॉर्मेट में तैयार किया है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और किताबों में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने यहां पर छोटे छोटे पॉइंट दे दिए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 8 से 10 पेज आप आसानी से इससे लिख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप ये कहो कि कंपटीशन के बिहाफ पर देखोगे तो मैं एक एक पॉइंट कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं वो सबको मैंने यहां पर रख करके, यानी कि संपूर्ण निचोड़ मैंने यहां पर आपको समराइज जिसे कह सकते हैं, पूरा समराइज करके मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, अब हम समझते हैं जो पहला आपका टॉपिक होगा, पहला जो यूनिट होगा, पहला यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, जिसे क्या बोलेंगे? बाल्य अवस्था की अवधारणा। बाल्य अवस्था की अवधारणा क्या होती है उसको समझेंगे। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं हमेशा के लिए, और उसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप लाइफ में कभी भी इस क्वेश्चन को इजिली क्या कहते हैं अटेम्प्ट कर पाओगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बना देता हूं। यहां पर इन्होंने तो चाइल्डहुड को पूछा हुआ है, लेकिन चाइल्डहुड से पहले भी इन्फेंसी की एज होती है। तो वो पूरा जो क्या कहते हैं कि अवधारणा होती है ना, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चे का, चाहे इन्फेंसी से लेकर के एडल्टहुड तक जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से बटा होता है, उसको मैं उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू से मैं आपको समझा देता हूं। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे, फिर इनकी हर चीजों पे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। ये जो चाइल्डहुड होता है, यानी कि बच्चे की जो एज होती है, उसको जनरली 4 से 5 भागों में बांटा जाता है। आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन जितना मैंने आपको यहां लिखा है ये इनफ है, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला जो एज होता है, पहला जो स्टेज होता है बच्चे का, वो होता है इन्फेंसी स्टेज, जिसे कि शैशव अवस्था बोलते हैं। 0 से लेकर के, लोग जन्म से लेकर के यानी पैदाइश से लेकर के 2 साल तक होती है इसकी एज। इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो पूरा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो भी मैं आपको नीचे आकर के समझा दूंगा। पहले आप मैं बता देता हूं इसके स्टेजेस के बारे में। तो पहला इन्फेंसी स्टेज हो गया, जहां पर क्या करेगा बच्चा? 0 से लेकर के 2 साल तक की जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो 2 साल तक में कैसे कैसे करेगा, इसको ये चीज हम लोग इन्फेंसी एज में समझते हैं। उसके बाद होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था। ये 2 साल से 6 साल तक होता है। चाइल्डहुड एक ही होता है, लेकिन इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड करके बांटा हुआ है। आपको इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। आप अगर चाइल्डहुड के एज ही समझ लेते हैं, इतना काफी है। तो ये पूर्व क्या बोलेंगे इसको? पूर्व बाल्य अवस्था। ये 2 से 6 साल तक होती है। उसके बाद होता है आपका लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था। ये 6 से लेकर के 14 साल तक होता है। कुछ लोग इसको 12 भी बोलते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 14 12 दोनों होता है। उसके बाद हम देखेंगे एडोलेसेंस की एज होती है, जिसे किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था बोलते हैं। तो ये 14 से कह लो या 12 से कह लो, 12 से लेकर के 18 तक होता है। ये 14 से लेकर के या 12 से लेकर के 18 तक होता है। और कुछ लोग एडोलेसेंस की एज को 21 तक लेके जाते हैं। तो जो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है आपका लास्ट स्टेज अडल्टहुड, प्रौढ़ अवस्था, जो 21 से लेकर के आपका 40 तक होता है। इसीलिए मैंने वो सारे नंबर जो यूज किए जाते हैं ना, वो सारे डिफर करके मैंने यहां पर लिख दिए, ताकि आपको दोनों याद रहे, इतना मैंने समझा दिया। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि बाल्य
बाल्य अवस्था की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में पूछा हुआ है। उससे पहले इन्फेंसी को समझना जरूरी है। स्टेजेस के समझने के बाद में अब मैं आपको इन्फेंसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्लियर कर देता हूं, ताकि हम लोग इसी तरीके से फिर बाल्य अवस्था को समझेंगे, उसके बाद किशोर अवस्था को समझेंगे। तो इस तरह से लेक्चर के माध्यम से हम हर चीज को डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी जो अब क्या कहते हैं चाइल्डहुड से जो पहला वाला स्टेज होता है इन्फेंसी का, उसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहला जो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होते हैं, क्या होते हैं। देखिए इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, सेंस के थ्रू से, सेंस के ऑर्गन्स के थ्रू से ही चीजों को सीखता है और पूरी तरीके से वो पेरेंट्स पर निर्भर होता है। और यहां पर अगर एक चीज ये पूछा जाता है, सपोज दैट जितने मैं बता रहा हूं ना ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं आपको, और आप अगर ये याद रख लोगे इतना सा पॉइंट तो हमेशा के लिए आपको क्या कहते हैं कि क्लियर हो जाएगा माइंड में। सेंस के थ्रू से सीखता है, ये पूछा जाता है कैसे सीखता है बच्चा, सेंस के थ्रू से सीखता है। और यहां पर पूछा जाता है कि बच्चे का कौन शरीर का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है इन्फेंसी एज में, तो उसका जो हेड होता है ना, उसका सर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है इस एज में। उसके बाद होता है आपका उसकी जो आंखें होती है 3 मंथ से पहले आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। सपोज दैट अगर वो आपकी तरफ देखता है तो ऐसा नहीं कि वो पूरा कॉन्स्टेंटली आपकी तरफ देख पाएगा बच्चा। 3 महीने से पहले वो आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन 3 साल तक वो अपनी आंखों पर भी कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद जो होता है आपका होल्डिंग करना। सपोज दैट कि अगर 4 महीने से पहले आप बच्चों को कुछ दोगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगा कि पकड़ना है छोड़ना है, उसका हाथ यूं होता रहता है। लेकिन 4 महीने तक बच्चे की पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। उसके बाद अगर आप अपनी उंगली दोगे ना उसको पकड़ने के लिए, इतनी जोर से पकड़ेगा कि आप छुड़ा नहीं पाओगे। तो ये होता है आपका। उसके बाद जो होता है कि फर्स्ट ईयर तक, यानी कि पहले साल तक इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके जो बून होते हैं ना, यानी कि हड्डियां जो होती है वो बननी शुरू हो जाती है। इसके टीथ निकल आते हैं, यानी कि दांत भी निकल आते हैं। उसके बाद होता है थिंकिंग पावर, तो पैदाइश के टाइम से ही शुरू हो जाता है। इन्फेंसी में ये डेवलप करता है, लेकिन थिंकिंग पावर पैदाइश के साथ में शुरू हो जाता है। उसके बाद जो होता है कि फर्स्ट ईयर में ये कम से कम 10 वर्ड बोल सकता है बच्चा, और 2 साल में 50 वर्ड बोल सकता है बच्चा। वो दूसरी बात है कि हम लोग क्या कहते हैं कि बच्चा जो है चाइनीज वर्ड में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है, लेकिन वो वर्ड जो है बोल पाएगा। उसके बाद क्या, अब ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि इसका बढ़ता क्रम किस तरीके से होता है, कैसे बच्चा किस तरफ से बढ़ता है। तो सबसे पहले उसका हेड बड़ा होता है, उसके बाद उसका हेड बड़ा होता है, उसके बाद जो है उसका शोल्डर बड़ा होता है, उसके बाद उसके आर्म्स बड़े होते हैं, उसके बाद उसका स्टमक बड़ा होता है, और उसके बाद उसके लेग, यानी कि सबसे पहले ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ इस तरीके से इस क्रम में ये बड़ा होता है। इतना समझ में आ गया इन्फेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि चाइल्ड में किस तरीके से कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर चीजें डिस्कस की जाती है। अब जो हमारा पूछा गया यहाँ पे चाइल्डहुड, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड को हम समझते हैं पहले, फिर डिफाइन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड को समझने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं। हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइल्डहुड के एज को और क्या कहा जाता है। चाइल्डहुड के एज को क्या कहा जाता है, इसको एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, है ना। चाइल्डहुड के स्टेज को क्या कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर आकर के बच्चा स्कूल आना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको स्मार्ट एज भी कहते हैं। 3 नाम हो गया, स्मार्ट एज भी कहते हैं। और स्मार्ट एज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर बच्चा जो है ना कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करता ही रहता है, खाली नहीं बैठता है। आप परेशान हो जाओगे, बच्चे उसको छोड़ो, बच्चे कुर्सी को छोड़ो, बच्चे कपड़े को छोड़ो, तो वो कुछ ना वो करता ही रहता है, इसलिए इसको स्मार्ट एज बोलते हैं। इसके बाद इसको डर्टी एज भी बोलते हैं, गंदा एज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस एज में ना बच्चा अपने आप को बहुत गंदा रखता है, बिल्कुल क्लीननेस नहीं होती उसके अंदर में, यानी कि खा रहा है तो कपड़े को मतलब गंदा कर दे रहा है। तो ये इस तरीके से इस नामों से भी जाना जाता है। सभी साइकोलॉजिस्ट यही मानते हैं कि ये जो एज होती है इन्फेंसी से लेकर के एडोलेसेंस तक की जो एज होती है, यही वो एज होती है जहां पर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसको उतना ज्यादा नहीं, क्या कहते हैं कि सभी साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते हैं। इसीलिए सभी साइकोलॉजिस्ट की जो थॉट है, सभी साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरी है, सभी साइकोलॉजिस्ट की जो बड़ी से बड़ी किताबें हैं, इन्हीं 4-5 स्टेजों में घूमती है। इससे बाद में किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे इसी स्टेज में सबसे ज्यादा सबसे तेजी तरीके से, यानी कि यहां पर हर चीजों की शुरुआत भी होती है और जो है तीव्र गति से बढ़ करके वो जो है क्या कहते हैं लास्ट स्टेज तक भी पहुंचती है। तो यहां पर यह माना जाता है कि चाइल्डहुड में ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, चाहे उसका फिजिकल हो, चाहे उसका मेंटल हो, चाहे उसका क्या कहते हैं कि लिंग्विस्टिक हो, हर तरीके से डेवलपमेंट चाइल्डहुड में पाया जाता है। तो ये एक चीज कैरेक्टरिस्टिक था इसका। उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहां पर जो है ना बच्चा क्लॉथिंग का मतलब होता है कि अपने कपड़ों को खुद पहनने लग जाता है, कुछ ना कुछ चीजें अपना इस एज में आकर के करना शुरू कर देता है। क्रिएटिविटी जैसे मैंने बताया, स्कूल से आएगा तो पेंसिल से किसी तरह से कुछ बना करके, कपड़े को मोड़ करके कुछ बना करके, है ना, यानी कि कागज को मोड़ करके कुछ बना करके कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहेगा। चप्पल है तो चप्पल को काट के उसमें से पहिया बना ले, मतलब बहुत सारी चीजें, इसीलिए इसको स्मार्ट एज बोला जाता है, यानी क्रिएटिविटी बहुत करता है। यहां पर आकर के सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। और एक बात बताता हूं मैं कि यहां पर इस चीज को याद रखने का सबसे बड़ा तरीका पता
होता क्या है, आपको जब भी चाइल्डहुड के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक से पूछे तो आप इजीली ये याद करो कि अच्छा ये जो स्टेज है ये एलिमेंट क्या है एलिमेंट्री स्कूल एज है। तो ऑब्वियसली स्कूल जाएगा तो इसका सोशलाइजेशन भी होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर बच्चों से मिलेगा। और अब जो है बच्चा कब से कितना हो चुका है, दो क्या कहते हैं 6 से लेकर के आपका 14 साल तक हो चुका है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो है बहुत सारी चीजें उसका डेवलप हो चुका है, तो सोशलाइजेशन उसमें बहुत आ जाती है, यानी कि वो बच्चों के बीच में ही रहना पसंद करेगा, घर से ज्यादा अपने बच्चों के बीच में रहना पसंद करता है, इमिटेशन बहुत करना शुरू कर देता है, पापा किस तरीके से रहते हैं, मम्मी किस तरीके से रहती है, वो इमिटेशन बहुत शुरू कर देता है। क्यूरियोसिटी बहुत आती है उसके अंदर में, जिज्ञासा एकदम अंदर से भरा रहता है, ये कर ले वो कर ले, दुनिया क्यों बनी है, इस तरीके से क्यों है, ये सच है वो गलत, बहुत जिज्ञासा होती है उसके अंदर में। उसके बाद होता है आपका, है ना, एनर्जी भी बहुत होती है उसके अंदर में, और इस एज में आकर के वो गुस्सा भी बहुत होना शुरू कर, क्योंकि उसका इमोशन जो है ना यहां पर डेवलप हो चुका होता है, और इमोशनली वो चीजों को सपोज दैट आप देखना कुछ अगर उसको नहीं दोगे ना तो वो गुस्सा होगा और मुंह फुला लेगा, और मना नहीं सकते हो आप उसको जब तक कि उसको वापस नहीं दोगे। तो इमोशन बहुत भरा होता है इस एज में। उसके अलावा क्या है, एंग्री भी बहुत होता है, गुस्सा भी बहुत होता है। अब इसी एज में एब्यूज भी बहुत पूछा जाता है कि किस एज में बच्चा जो है एब्यूजिंग की तरफ चला जाता है। यही चाइल्डहुड एज होती है कि बच्चा जो है यहां पर गाली भी देना सीख जाता है और गाली भी दे देता है अगर आपने उसको कुछ कहा तो। उसके बाद में ये कह सकते हो आप कि 4 साल के एज में जो होता है ना उसका जो होता है वो 38 पाउंड का होता है, और अगर ये कहेंगे कि 40 इंच उसकी हाइट होती है। 4 साल के एज में 38 पाउंड हो जाता है उसका वेट, और उसका क्या कहते हैं 40 इंच की उसकी हाइट हो जाती है ना। 6 साल में वो बहुत इमोशनल हो जाता है, 6 साल में बहुत इमोशनल हो जाता है, और उसके बाद 7 साल में बहुत सैड हो जाता है, उसके बाद 8वें साल में बहुत सोशलाइजेशन होती है, और 9 से 12 साल में क्या होता है कि वो कोई भी नियमित काम करना नहीं चाहता है। जैसे कि स्कूल डेली जो मम्मी उठाती है कि डेली उठो, डेली स्कूल जाओ डेली, तो वो नियमित काम करना नहीं चाहता है। अब वो क्या चाहने लगता है चाइल्डहुड एज में, वो चाहता है कि कोई महान व्यक्ति बने, यानी कोई महान काम करे, कोई रोमांचक काम करे। इस तरीके से उसके दिमाग में एक तूफान चलता रहता है कि मुझे नियमित काम नहीं करना है, सिस्टमैटिक काम नहीं करना है। मुझे किसी को देखा वो बड़ा आदमी है, कोई हीरो को यहां चुन लिया, कोई हीरोइन को देखा, तो वो क्या करता है कि अपने दिमाग में रोमांचक तरीके से उड़ता रहता है, मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। तो वो स्कूल कौन पूछता है, स्कूल जाने से क्या होता है, पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। तो ये दुनिया उसकी जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे कि आप अपना आंसर बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो। अब हम समझेंगे कि इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं चाइल्डहुड के स्टेज को, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती है उसको हम समझेंगे। बाल्यावस्था की मुख्य व्यवस्थाएं क्या होती है उसको हम समझेंगे। पहला होता है आपका फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी, यानी कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता, है ना। तो इस अडल्टहुड जो आपको पता है 6 से 14 या 12 साल की होती है चाइल्डहुड की जो एज होती है, तो यहां पर यह कहा जाता है कि उसका जो फिजिकल ऑर्गन्स होते हैं ना वो कंप्लीटली बढ़ने शुरू हो जाते हैं ना, वो डेवलप करने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि फिजिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि फिजिकली वो एकदम स्ट्रांग हो चुका है। अब जो है उसका जो है ऑर्गन्स है, उसके जो बोन्स है, वो सारी चीजें जो है ना एकदम कंट्रोल हो चुका है। माइंडली वो सब चीजों को अब समझना शुरू कर चुका है ना। तो ये क्या करता है, वो क्या कहते हैं फिजिकली और मेंटली भी वो स्ट्रांग हो चुका होता है यहां पे। उसके बाद होता है आपका फोर्सफुल क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की प्रबलता। फोर्सफुल क्यूरियोसिटी का मतलब ये होता है कि यहां पर आकर के वो हर चीजों के बारे में ये पूछता है, अच्छा ये टीचर इतने गंदे क्यों हैं, अच्छा ये टीचर होते क्यों हैं, अच्छा ये किताबें इतनी हार्ड क्यों है, अच्छा ये दुनिया में इस तरीके से किताबें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो इस तरह से मतलब क्या क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं कि फला टीचर तो बड़े अच्छे हैं, फला टीचर इतने गंदे क्यों हैं, फला सब्जेक्ट तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में, मैथमेटिक्स में बड़ा हार्ड लगता है, ऐसा क्यों है, इस तरह से क्यों है, क्या इस तरह से क्वेश्चन, बहुत जिज्ञासा उसके अंदर में फोर्सफुली आना शुरू हो जाता है। उसके बाद होता है आपका रिलेशनशिप विथ रियल वर्ल्ड, यानी कि वास्तविक जगत से उसका संबंध, यानी कि अब वो क्या करता है दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं वो पूछना शुरू कर देता है। अच्छा आपका उससे क्या रिलेशन है, अच्छा उन्होंने उससे ये बात क्यों कहा, ये दुनिया में इस तरीके से क्यों होता है, हमारे पृथ्वी अगर घूमता है तो हमें दिखता क्यों नहीं है ना। तो ये सारी चीजें वो बहुत सारा जो है क्वेश्चन, यानी कि अपने आप को दुनिया से कोरिलेट करके देखने की कोशिश करने लग जाता है, समझने लग जाता है। उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, ऑब्वियसली सामाजिक गुणों का विकास क्यों होगा, क्योंकि इसको एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। बच्चों से मिलने जा रहा है, बच्चे में सर्कल में रह रहा है, बच्चे को प्रेफर कर रहा है, और इस एज में सोशलाइजेशन का पोर्शन इतना ज्यादा हो जाता है ना कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स पे बिलीव नहीं करता है जितना अपने दोस्तों पर बिलीव करता है। सोशलाइजेशन इतना बढ़ जाता है कि उसका जो है ज्यादातर वो बच्चों पे बिलीव करता है। यही वजह है कि पता है क्या होता है कि घर पे माँ बाप पे वो बिलीव नहीं करता है, अब दोस्तों पे बिलीव करेगा। अब जितनी बातें हैं ना अपने घर की, वो सारा दोस्तों को सुना देगा। पता है ऐसे बोलेगा कि पता है आज क्या हुआ, मेरे घर
में ना पापा ने बर्तन धोने से मना कर दिया तो मम्मी ने उनको पत्ते पे खाने दे दिया, तो वो एक ये समझता है कि यही मेरा सब कुछ है, दोस्त ही मेरा सब कुछ है, मम्मी पापा कुछ नहीं है। तो यहां पर आकर के सोशलाइजेशन का इतना ज्यादा इफेक्टिव पावर होता है। उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ मॉरल ट्रेड्स। इस एज में बिल्कुल मोरालिटी आ जाती है, वो समझने लगता है कि नहीं, मुझे सोसाइटी का एक अच्छा प्रवक्ता पर्सन बनना है ना, मुझे जो है ये गलत है ये सही है, मम्मी ने बोला है झूठ नहीं बोलना है, पापा ने बोला है किसी का सामान नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें नैतिकता जो होती है ना उसके अंदर में वो डेवलप होना शुरू हो जाता है इस एज में। डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि बाहरी दुनिया से अपने आप को कोरिलेट करना, क्योंकि आप जानते हो कि इन्फेंसी एज में क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, वो अंदर की दुनिया में ही घुसा रहता है, वो बाहर की दुनिया से अपने आप को नहीं जोड़ पाता है। लेकिन यहां पर आकर के जहां पर चाइल्डहुड वाले एज होती है 6 से लेकर के 12 या फिर 14 साल तक की जो होती है, अब वो लोगों से कोरिलेट करना शुरू करता है, सोसाइटी में रहना शुरू करता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे दूसरों को समझना है, दूसरे को मुझे बताना है कि मुझ में क्या क्वालिटीज है। तो वो सोसाइटी से कोरिलेट करके अपने आप को डेवलप करने लगता है, जिसके बिना पर वो एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, दूसरों के दुनिया से अपनी दुनिया जोड़ लेता है। उसके बाद होता है आपका एक्सपोजिशन ऑफ इमोशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, संवेगों का प्रदर्शन करना, अपने इमोशन को एक्सप्लेन करना सीख जाता है। जैसे उसको कोई दुख पहुंचा ना तो अपने दोस्त से शेयर जरूर करेगा, उसको किसी ने कुछ कहा ना अपने दोस्त से शेयर जरूर करेगा, है ना। पापा ने डांटा तो वो जाके अपने दोस्तों से बोलेगा देखो ना मुझे इस तरह से कहा। तो ये इमोशन जो होते हैं ना वो प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद होता है आपका सेक्स टेंडेंसी। ऑब्वियसली 14 साल के एज तक में जो है सेक्स टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ने लगती है, यानी कि आपके ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट होने के बाद में एक लड़का जो है अपने क्या कहते हैं कि अपोजिट जेंडर की तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी जो हार्मोनल क्यूरियोसिटी है ना वो उसकी तरफ उसको धकेलता है। तो ये सारी चीजें सेक्स टेंडेंसी आने लग जाती है। दोस्तों को प्रेफर करता है हर चीजों में, अपने दोस्तों को सारी चीजें बताएगा, उसी से कहलवाएगा, उसी से करेगा, उसी पे बिलीव करेगा। तो ये सेक्स टेंडेंसी भी आ जाती है, अपोजिट सेक्स की तरफ उसका जो है रुझान बढ़ने लग जाता है। उसके बाद होता है आपका इंटरेस्ट इन गेम्स, यानी कि ग्रुप गेम जितने होते हैं ना वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि नहीं, ये जो पढ़ाई उड़ाई है किसी काम की नहीं है, ग्रुप गेम जो होते हैं ना यानी कि जो खेल होते हैं उसमें वो बहुत भाग लेता है। यहां पर इसी वजह से इसका समाजीकरण बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद चेंज इन इंटरेस्ट। चेंज इन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि यहां पर बच्चा जो है ना जिस चीज को देखेगा मजा आ रहा है उसमें अपना चेंज कर लेगा अपना इंटरेस्ट। जैसे कि फला बच्चा फला गेम खेल रहा है तो उसने कहा नहीं आज से मैं यही खेलूंगा। देखा कि फला बच्चा फला सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसने कहा नहीं आज से मैं यही पढ़ूंगा, यही मेरा फेवरेट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड का और क्या किस तरीके से इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस की जाती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम समझेंगे कि इन बच्चों को क्या एजुकेशन देना चाहिए। एजुकेशन इन चिल्ड्रेन यानी कि बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो भी आप अगर आप लिखेंगे आप अपने आंसर में जहां पर कॉन्सेप्ट पूछा जाए चाइल्डहुड का, अगर आप ये अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। और यही तरीका होता है, क्योंकि बच्चे को तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब उन बच्चों को पढ़ाना कैसे है एक्चुअल में, तो ये पॉइंट है ना। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है जो बहुत इनफ है आपको बेस्ट नंबर दिलाने के लिए। पहला होता है आपका सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ये देखा जाएगा कि बच्चा जो है यहां पर बहुत तीव्र गति से सीख रहा है, बच्चा यहां पर बहुत एक्टिवली तरीके से सीख रहा है, तो आप अच्छी नॉलेज उसको सेलेक्ट करो, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट आप उस बच्चे को पढ़ाओ, यानी कि मनोविज्ञान पढ़ाओ जिससे कि उसकी मानसिक क्षमताएं बहुत आगे चला जाए, यानी कि आप मैथमेटिक्स पढ़ाओ जिससे कि उसका जो तार्किक क्षमता है बहुत डेवलप करे, है ना। तो इस तरीके से लॉजिकली नॉलेज दो उसको, क्रिएटिविटी का नॉलेज दो। तो ऐसे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट का होना जरूरी है बाल्य अवस्था के स्टेज में। उसके बाद होता है आपका इंटरेस्ट कंटेंट। आप ऐसा नहीं करो ना कि पुरानी जो सभ्यताएं हैं, पुरानी जो रिवायत है उसको उठा करके आप पढ़ा रहे हो, नहीं। आप ऐसा करो कि इंटरेस्टिंग कंटेंट का मतलब होता है कि आप वो कंटेंट उठा के लाओ जिससे कि बच्चा जो है बहुत रुचि तरीके से सीखे, बहुत मजे से सीखे। ऐसे कंटेंट को उठा के लाना, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है आपका चेंज इन करिकुलम एंड मेथड। आपको भी पता है कि हमारी दुनिया हमेशा से चेंज होती रहती है, तो आप जो है पुरानी जो सभ्यताएं हैं, पुरानी जो चीजें हैं, आप उसको मत पढ़ाओ, है ना। क्योंकि अभी की रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी, अभी की रिक्वायरमेंट साइंस है, अभी की रिक्वायरमेंट क्रिएटिविटी है। तो आप इनका सब्जेक्ट भी क्रिएटिविटी पे बिहाव पर हो, इसका करिकुलम क्रिएटिविटी के बिहाव पर लाओ। और इसका मेथड जो है ना, सपोज दैट कल की डेट में क्या पढ़ाया जाता है, व्याख्या मेथड से, लेक्चर मेथड से, आज वो मेथड नहीं अप्लाई करो, आप प्ले वे मेथड से पढ़ाओ, इनसाइड मेथड से पढ़ाओ, आप जो है क्या करो कि क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाओ। तो ये देखा जाएगा कि बच्चे को आप कितना क्रिएटिव बना रहे हो। तो ये करना बहुत जरूरी है। आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो आज की रिक्वायरमेंट है और बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा भरा हुआ है। यही वजह है ना कि आपको जैन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा एक साइंटिस्ट है, तो उसको साइंटिस्ट वाले जो करिकुलम होते हैं वो पढ़ाने की कोशिश करो, उसके दिमाग में डालने की कोशिश करो, और मेथड को अपनाओ, वो पुरानी मेथड मत अपनाओ, प्रोजेक्ट मेथड अपनाओ अभी पढ़ाने के लिए। उसके बाद होता है आपका क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। बच्चे के अंदर में
लाखों चीजें जानने की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि बच्चे ने आपको करोड़ों क्वेश्चन पूछना है कि सर ये कैसे होता है, सर ये साइंस क्या होता है, सर ये साइंस कैसे डिफाइन कर लेता है कि फला डेट में क्या कहते हैं कि यहां पर अर्थक्वेक आने वाला है, ये कैसे बोल देता है कि फला डेट में सर हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो ये साइंस किस तरीके से बताता है। तो ये जो जिज्ञासा है ना, उसकी जिज्ञासा को कभी रोकना मत। अगर करोड़ों सवाल पूछता है तो आप करोड़ों सवाल उस जवाब दो, लेकिन बच्चे को कभी बच्चे की जिज्ञासा को रोकना नहीं होता है, यानी कि आप सेटिस्फेक्शन करोगे उसको। उसके बाद होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ क्रिएटिव वर्क। जैसे कि सपोज दैट कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना तो नहीं है ना, क्रिएटिव वर्क का मतलब होता है जो अदर एक्टिविटीज कराते हो, जैसे कि आप जो है कल्चरल एक्टिविटीज करा दिया, जैसे कि आपने एजुकेशनल टूर करा दिया। तो ये सारी चीजें आप कैसे कराओगे, इसको अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। ये जो क्या कहते हैं कि एक्टिविटीज है आप जो कराते हो, इसको अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट पहले के सब्जेक्ट को पढ़ो थोड़ा, फिर लाइब्रेरीज के बारे में आप थोड़ा जानो, फिर लैब के बारे में थोड़ा जानो, फिर जो है बाहर की दुनिया है उसके बारे में जानो। तो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। उसके बाद छठा पॉइंट होगा को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको बताया मैंने इससे पहले भी क्या क्या आता है, जैसे बाहर की दुनिया वाली चीजें होती है, जैसे कि आप जो है राइटिंग करना सीखते हो, जैसे कि आप पब्लिशिंग करना सीखते हो, जैसे कि आप उसमें क्या कहते हैं कि एजुकेशनल टूर पे जाते हो तो वहां से टूर से आपको एजुकेशन सीख करके आते हो कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है को करिकुलर एक्टिविटीज में, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस के अलावा जो आपको एक्टिविटीज कराई जाती है। उसके बाद होता है आपका एक्सपोजिशन ऑफ इमोशन। बच्चा अगर क्या कहते हैं कि कोई चीज पूछता है, मैं अपने इमोशन को जो व्यक्त करता है, तो आप उसको डांट मत दो। बच्चा ये कह रहा है सर हमारे पास पैसे नहीं है, किताब नहीं ले सकते, आप उसको डांट दिए कि कल से क्लास में मत आना। नहीं, आप उसके एक्सप्रेशन, उसका क्या कहते हैं कि इमोशन के प्रदर्शन को समझो कि उन्होंने क्यों ये बात बोला हुआ है, क्यों नहीं है ऐसा, उसके इमोशन को समझो सब। उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सोशल जान रहे हो, बच्चा जो है अब सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया, बच्चों से भिड़ रहा है, बच्चों के साथ में रह रहा है, तो इससे पहले वो गंदी चीजें सीखे, सोशल क्वालिटीज जो होती है, मानवतावादी, ह्यूमैनिटीज, ये सारी चीजें डेवलपमेंट करने की कोशिश करो। उसके बाद होता है आपका मोरल एजुकेशन। आप ऐसे एजुकेशन, सपोज दैट कोई स्टोरी पढ़ा रहे हो, उसी स्टोरी में झूठ और सच की जो जीत दिखा दो, यानी कि सच्चा इंसान हमेशा जीतेगा, है ना। उसके अलावा जो है कुछ स्टोरी इस तरीके से पढ़ाओ जिसमें मोरल डेवलपमेंट की बात करो, जैसे कि जीत किसकी हुई, लास्ट में सच्चे की हुई, तो इससे मोरल डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद जो है गलत चीज नहीं करना चाहिए, लास्ट में किसकी जीत हुई, जो गलत नहीं करता है, तो ये मोरल डेवलपमेंट भी आप इनके करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज एंड प्ले। आप ऐसा नहीं करो कि थ्योरेटिकल चीजें आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बैठ के पूरा टाइम पढ़ रहा है और बच्चा जो है एक्टिविटीज कर ही नहीं रहा है, एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर क्या है, एक्टिविटीज उसमें आ ही नहीं रही है। आप उसको प्ले हुए मेथड में पढ़ाओ ना, जाओ ग्राउंड पे लेकर के जाओ बच्चों को, जाओ एजुकेशनल टूर पे लेकर के जाओ, कुछ चीजें हिस्टोरिकल पढ़ानी है तो, है ना। तो ये चीजें इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद होता है एजुकेशन बेस्ड ऑन लव एंड सिंपैथी। बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल प्यार से पढ़ाना है, बिल्कुल प्यार से समझाना है, जितनी चीजें समझना चाहता है, जितना कुछ पूछना चाहता है, बिल्कुल प्यार से। इसीलिए टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आइडेंटिटी है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इतना आसान नहीं है टीचर बनना। आपको अगर हजारों क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको प्यार से जवाब देना है ना, और समझा के जवाब देना है। तो क्या है, लव एंड सिंपैथी, और हमदर्दी के साथ में उसको जवाब देना है। तो ये था आपका एजुकेशनल पर्पस जो चाइल्डहुड के अंदर में होनी चाहिए, जो चाइल्डहुड को पढ़ाना चाहिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको पूरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।